नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य ए के सिंह आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज से ये वीडियो प्रायः आएगी, ऐसी वीडियो प्रायः आएगी। मैं रियल लाइफ कुंडली का विश्लेषण करूंगा और उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कुंडली पर अच्छी खराब अवस्था होगी, साइंटिफिकली समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे मैंने पामिस्ट्री को बहुत सरल तरीके से समझाया है और बहुत से लोगों को लाभ मिला है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं। इसी प्रकार से बहुत सरलतम अवस्था में कुंडली को भी बताऊंगा और समझाऊंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी इजी नहीं है, कुंडली विश्लेषण करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो आज से मेरे वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर दे, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे से कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं और जो कराते हैं, इतने लोग करा चुके हैं और आगे भी जो कराना चाह रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी वीडियो ले सकते हैं कुंडली विश्लेषण का पूर्णतः, और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उनके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे। कुंडली अध्ययन करा के वो अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी पर बहुत अहम रोल प्ले करता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी पूरी ज़िंदगी चलती है। तो मैं केवल और केवल जन्म कुंडली से आपको बहुत सही जानकारी देने का कोशिश करूंगा और आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनाने का कोशिश करूंगा, जिसमें बहुत सरलतम शब्द का यूज़ करूंगा, बहुत सरल शब्द का यूज़ करूंगा और बहुत सरलतम तरीके से चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ बताने का कोशिश करूंगा। तो अगर आप हमारे विश्लेषण से संतुष्ट होते हैं, आपको लगता है गुरुजी ने सही बताया, सही तरीके से बताया, तो आप भी कुंडली बना सकते हैं जिसमें आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं किया जाएगा और आपको वीडियो के माध्यम से कौन से अच्छे योग है, क्या खराब योग है। थोड़ा टफ है कुंडली को अध्ययन करना, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो में बहुत कम ड्यूरेशन में मैं आपके पूरे कुंडली का अध्ययन करा के आपको दे दूं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आज से शुरुआत करते हैं नया। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें और यहाँ पर से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे बहुत सरलतम अवस्था में। तो वीडियो को पूरा फॉलो करना, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं चाहता तो एक 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 करके सेशंस ले आता, लेकिन वहाँ पर से क्या होता है ना, जब हम कुंडली विश्लेषण का तरीका लोगों को सिखाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे रूल हैं जो कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। तो मैं जो कुंडली विश्लेषण करूँगा, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा, साथ ही साथ मैंने कैसे कुंडली देखा, मैं कैसे एक्यूरेट चीज़ों को बता पाता हूँ, समझा पाता हूँ, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ही बारीकी के साथ देखना, क्योंकि ये ऐसी कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका कुंडली, इनका आयु लगभग 30 वर्ष का इनका आयु है, लगभग 30 वर्ष का इनका आयु है। तो इनकी कुंडली क्या बता रही है? तो इनकी कुंडली में देखो ऊपर पर क्या लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। तो आप अपने, ये होता है लगन का हाउस, यहां पर कोई भी अंक लिखा हो तो उस हिसाब से आप कुंडली का लगन डिसाइड कर सकते हैं। जैसा यहां 6 लिखा है तो ये कन्या लगन की कुंडली है। किस लगन की कुंडली है? कन्या लगन की। तो कन्या लगन के कुंडली वाले जातकों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पर 6 लिखा है, ये कन्या लगन की कुंडली हो गई। अब किसी भी कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, दूसरे मारक होते हैं। योग कारक ग्रह जो होते हैं वो आपकी जिंदगी पर अच्छा फल देते हैं, मारक ग्रह जो होते हैं वो आपकी जिंदगी पर खराब फल देते हैं। इस कुंडली में अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं, जहां पर भी ये स्टार जैसा आपको आकृति दिखे, किसी भी, जैसे ये शनि है, यहां पर आपको स्टार जैसी आकृति दिख रही है, तो जिस भी ग्रह पर, जैसे आपको राहु पर स्टार दिख रहा है और जैसे आपको यहां पर केतु पर स्टार दिख रहा है, तो इसका मतलब आप समझिए कि इसका अर्थ होता है कि ये ग्रह वक्री है। वक्री का इंग्लिश में होता है अनुवाद रेट्रोग्रेड, हिंदी में उसको हम वक्री कहते हैं। वक्री का अर्थ होता है, बहुत से लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं, बहुत ज्योतिष बहुत प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से गेन किया उस हिसाब से मैं इसका मतलब बताना चाहूंगा कि किसी भी कुंडली पे अगर योग कारक ग्रह वक्री है तो उसके 3 गुना बल में इंक्रीजमेंट आ जाता है, और किसी भी कुंडली पर अगर मारक ग्रह वक्री है तो 3 गुना वो खराब फल देता है जातक की जिंदगी पर। तो ये तीनों प्लैनेट्स वक्री हैं, राहु केतु सभी के कुंडली में वक्री रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे मैं बात करता हूं, जिस भी ग्रह के पास आपको ये दिखे ऐसी वाली आकृति, इसको हम अस्त का कहते हैं, इसको हम कहते हैं अस्त का। अस्त का अर्थ होता है कि किसी भी कुंडली में अगर अस्त का ग्रह का अगर हम बात कर ले तो उसका मतलब होता है कि ऐसे ग्रह का बहुत ही अच्छा फल नहीं आ पाता है। सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में बैठने के बाद, सूर्य से बहुत नज़दीक बैठने के बाद वो अस्त का हो जाता है। थोड़ा साइंटिफिकली मैं बात कर लूँ कि सूर्य बहुत प्रकाशवान ग्रह है।
अगर उसके सामने एक छोटा सा एलईडी बल्ब आप लेके जाते हैं, सूर्य एक बहुत बड़ा हेलोजन है, अगर उसके समक्ष आप एलईडी बल्ब लेके जाते हैं तो उसके प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि अस्त का ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता, लेकिन मेरा मानना है अगर वो डिग्री वाइज बली है तो सूर्य के प्रकाश के सामने वो अस्त है, लेकिन हिडन रूप से वो जरूर फल दे रहा है आपकी जिंदगी पर। तो उसके भी आपको फल आते हैं, बहुत ज्यादा फल दिखते नहीं है लेकिन आते जरूर हैं। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये 3 चिन्ह आपको मैंने बताया जहां पर से ये बात आपने समझ ली होंगी। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और विचार करते हैं। अब ये तो हो गई कंडीशंस की बात, क्या क्या कैसी कैसी अवस्था है। जैसे इस कुंडली के हिसाब से राशि कर्कारी है, निम्न स्तरीय मंगल दोष है, उसको भी मैं बताने का समझाने का प्रयास करूंगा कि उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, मंगल दोष को एग्जैक्टली आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर से अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे अपन। जैसे ये सब जो डिग्री वाइज लिखा हुआ है, डिग्री का अर्थ क्या होता है, ये देखो जैसे लिखा हुआ है मंगल 19 डिग्री पर है, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को समझना है। सूर्य 16 डिग्री पर है, चंद्रमा 11 डिग्री पर है, बुध 12 डिग्री पर, इसका क्या अर्थ है, इसका दैनिक जिंदगी पर क्या अर्थ पड़ेगा, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें। तो बस एक बात दिमाग में रखना है कि 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह जो भी होता है, 10 से 20 डिग्री के बीच का, वो आपको आपके जिंदगी पर 100% फल देता है। मान लिया जाए सूर्य आपका बहुत योग कारक ग्रह है आपकी कुंडली पर, और देखा जाए तो उसके महादशा में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि वो आपकी ज़िंदगी पर फल ही नहीं दे पा रहा है। युवा अवस्था होता है 10 से 20 डिग्री, बाल्यावस्था होता है 0 से 10 डिग्री, और वृद्धावस्था होता है 10 से 20 से 30 डिग्री। ये 3 ऐसे मेजरमेंट होता है किसी भी प्लैनेट का। ऐसे तो 5 कैटेगरी में आप मेजरमेंट कर सकते हैं, 0 से 6, 6 से 12, लेकिन उतना आपको याद रखना है नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि 10 से 20 के बीच का डिग्री ग्रह है तो वो आपको 100% फल देगा। अगर योग कारक हुआ तो अच्छा 100% फल देगा, मारक हुआ तो खराब 100% फल देगा। अब खराब 100% फल में आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पूरा कारगर, आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए पूरा कारगर, इस प्रकार से खराब 100% फल का बात करते हैं। तो चलिए ये चीज़ आपने देख लिया। तो यहां पर से इनकी कुंडली में सूर्य जो है ये 16 डिग्री पर बैठा है तो ये 100% फल देगा। चंद्रमा 11 डिग्री पर है, 100% फल देगा। मंगल 19 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। बुध 12 डिग्री पर, ये भी 100%। गुरु 16 डिग्री पर, ये भी 100%। शुक्र 22 डिग्री पर, ये तकरीबन 80% के राउंड फल देगा। शनि 23 डिग्री पर, ये 70%। तो इस प्रकार से राहु और केतु भी लगभग 50-55% के राउंड इनकी ज़िंदगी पर फल देगा। अब लोग बोलेंगे गुरुजी इनके तो मैक्सिमम पेरेंट्स 100% फल देने के काबिल है, तो ये अच्छा या खराब है। अगर योग कारक ग्रह 100% फल देने के काबिल है तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर मारक ग्रह 100% फल देने के काबिल है तो ये बहुत खराब है। तो अभी हम आगे विचार करेंगे इनकी कुंडली पर कौन सा योग कारक है और कौन सा मारक है। तो ये समझना बेसिक बात बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप जितना जल्दी हो समझ लीजिए। अभी चलिए हम विचार करते हैं कि कन्या लगन की कुंडली है, 6 लिखा हुआ है लगन में। चलो ये कन्या लगन की कुंडली हो गई। अब कन्या लगन की कुंडली में आम समस्याएं क्या होती हैं? आंत और कब्ज की शिकायत इन लोगों को प्रायः परेशान करती है। समय समय पर विचारों में परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ खाना पीना इनको सही तरीके से खाना होता है, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कहने के लिए बहुत सी बात है, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। कन्या लगन वाले कुंडली के लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए हितैषी के रूप से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इनको जिंदगी पर धोखा भी बहुत मिलता है, क्योंकि दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं तो धोखा मिलने के चांसेस भी लाइफ में बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक बात हो गई इनकी। अभी चलिए हम बात करते हैं कि इनकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा और किस प्रकार से फल दे रहा है। सर्वप्रथम हम सूर्य की बात करेंगे। तो सूर्य कहाँ है? देखो सूर्य यहाँ 10वें स्थान के आसपास है, 3 लिखा हुआ है। तो जब 3 लिखा हुआ हो तो सूर्य किस राशि में होगा? मिथुन राशि में होगा। सूर्य समांतर राशि में है। सूर्य 12वें घर का स्वामी है। अब देखो ये जो होते हैं ना, ये 12 घर होते हैं। ये पहला घर हो गया, दूसरा, तीसरा, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होता है। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12th हाउस है, इसी पर आपकी जिंदगी चलती है। तो सूर्य 12th हाउस का स्वामी है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, अब सब हाउस हर एक चीज रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है, सूर्य 12th हाउस का स्वामी है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है व्यय का घर, खर्च का घर, जहां पर से हम जातक का खर्च देखते हैं। और इसका स्वामी होकर ये 10वां भाव, ये 10th हाउस हुआ। 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है कैरियर का हाउस। तो सूर्य का 12वें घर का स्वामी होकर कैरियर के हाउस में जाके बैठना, देखो साइंटिफिकली चीजों को समझना। 12th हाउस का स्वामी है सूर्य।
ठीक है, 12th हाउस को हम क्या रिप्रेजेंट किए, खर्च का हाउस रिप्रेजेंट किए, और बैठा कहाँ जाके, 10th हाउस में जाके बैठा। 10th हाउस किसका घर है, कैरियर का हाउस है। तो यहां पर से कैसा फल आएगा, खर्च कराएगा। सूर्य कहीं ना कहीं खर्च कराएगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। 12th हाउस को हम द्वादश भाव भी कहते हैं। तो कैरियर में खर्च कराएगा, इसका अर्थ कैसे हम लेंगे, मतलब कैरियर थोड़ा डिले शुरू होगा, ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कैरियर थोड़ा विलंब से स्टार्ट होगा, और इनकी ज़िंदगी में अभी तक कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ है। सूर्य का पोजीशन बहुत अच्छा है, लेकिन मालिक ये खर्च के हाउस का है, तो कैरियर में भी ये खर्च करा देगा। ऐसे पोजीशन अच्छा होने से कैरियर ये जरूर देगा, लेकिन थोड़ा खर्च किया हुआ कैरियर देगा, मतलब विलंब से शुरू होगा, एकदम इनिशियल सक्सेस नहीं मिल जाएगा जिंदगी पर। तो ये सूर्य की बात थी। अब बात करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा कहां बैठा है वो देख लीजिए आप। चंद्रमा बैठा है इनका 4th में, यहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो कर्क राशि होगा। चंद्रमा समांतर राशि में अपने ही घर में बैठा है। स्वराशि का अर्थ होता है कि चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है, और अपने घर में जो व्यक्ति बैठा हो, अपने घर में जो ग्रह बैठा हो, वो ज्यादा बलशाली माना जाता है। तो चंद्रमा 11वें घर का स्वामी है, ये 11th हाउस होता है, और ये 11th हाउस में ही जाके बैठा है, तभी तो इसको हम कहें कि अपने हाउस में जाके बैठा है। तो 11th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ इनकम, जहां पर से जातक का इनकम देखते हैं, इनकम को एक्यूमुलेट करते हैं। तो चंद्रमा का पोजीशन होना 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम के घर का मालिक होकर सोर्स ऑफ इनकम के हाउस में बैठना, तो ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था मानी जाती है। और चंद्रमा डिग्री वाइज भी बली है, तो जब भी इनके जिंदगी पर चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आएगी, जातक अनाप शनाप बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत पैसा कमाने वाले, पैसा रख नहीं पाएंगे। जबरदस्त चंद्रमा है इनका, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। हम ग्रहों की नेगेटिविटी को कम, पॉजिटिविटी को ज्यादा समझने का कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको ग्रहों के फल को दिखाएंगे, फिर कुछ दृष्टि संबंध को दिखाएंगे, फिर इनकी महादशा अंतरदशा पर बात करेंगे। तो चंद्रमा इनके कुंडली में बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, अपने ही घर का मालिक अपने ही घर में जाके बैठा है। अब इससे बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब चलिए थोड़ा मंगल पर हम विचार करते हैं। मंगल कहाँ बैठा है, मंगल इनका बैठा है, अब फिर से देखो चीजों को और अच्छे तरीके से समझो। मंगल बैठा है, यहां 1 लिखा हुआ है जहां पर, तो जहां पर 1 लिखा होगा वो क्या होगा, वो मेष राशि होगा। तो मंगल स्वराशि में अपने ही राशि में है, अपने घर का स्वामी होकर अपने घर में बैठा है। देखिए जब भी मंगल अष्टम भाव में रहे, तो कहीं ना कहीं आंशिक मंगला हम इसको जरूर डिनोट करते हैं। मंगल अगर आप किसी भी कुंडली में जातक के लगन में रहे, सप्तम में, अष्टम में रहे, द्वादश में रहे, तो इसको मंगला कहते हैं, चतुर्थ में भी मंगला कहते हैं। तो ये व्यक्ति मंगला होते हैं, लेकिन बहुत केसेस में मंगल दोष कैंसर्स भी होते हैं। तो इनके कुंडली में हुआ कि नहीं वो मैं आगे विचार करूंगा। तो मंगल इनके कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी है। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये त्रिक हाउस होते हैं। लोग समझते हैं कि 6th, 8th और 12th ये त्रिक हाउस होते हैं, लेकिन मेरे समझ से 3rd हाउस भी त्रिक हाउस में काउंट होता है। तो त्रिक हाउस मतलब ये अच्छा घर नहीं माना जाता है। जैसे 6th हाउस हो गया रोग ऋण कर्जा का घर, 8th हाउस हो गया मृत्यु कारक स्थान, 12th हाउस हो गया खर्च का घर। तो ये 3 हाउसेस होते हैं। तो और 3rd हाउस को कर्म का हाउस भी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको त्रिक हाउस भी हम मान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इसके हाउस का मालिक इसी के घर में बैठे, मान लिया जाए कि आप चोर हैं और आप अपने ही गली में हैं, तो अपने गली में तो कुत्ता भी शेर रहता है, तो अपने गली में चोर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बलशाली महसूस करेगा। तो मंगल इनका नो डाउट बहुत ही गलत जगह बैठा है, मृत्यु कारक स्थान में बैठा है, लेकिन स्वामी भी तो इसी के हाउस का है ना। तो जब मृत्यु कारक स्थान का स्वामी मृत्यु कारक स्थान में जाके बैठ जाए, तो ये आयु को डिले कर देता है, लंबी आयु कर देता है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, मंगल इनका अच्छा है, मंगल इनका खराब नहीं है। और 3rd हाउस का स्वामी होकर 8th हाउस में बैठा है, तो विपरीत राजयोग के कंडीशन में बैठा है। कहने का अर्थ है कि विपरीत परिस्थिति में बना हुआ राजयोग विपरीत राजयोग कहलाता है। अगर 6th हाउस का स्वामी 8th में बैठ जाए, 8 का स्वामी 12th में बैठ जाए, 12th का स्वामी 3rd में बैठ जाए, 3rd का स्वामी 6th में बैठ जाए, 6th का स्वामी 12th में बैठ जाए, तो ऐसे कंडीशंस में विपरीत राजयोग बनता है। जिस केस में जातक अपनी जिंदगी पर राजाओं के समान तो जरूर बिताते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में, मतलब जब जातक की जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर उनको लगेगा कि उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा अचीवमेंट उनको मिल गया, और मिलता भी है। वो भी एक तरह का राजयोग है, लेकिन परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत कराता है, क्योंकि वो गलत घर में जाके राजयोग को बनाया है। तो इनका मंगल भी इवेंचुअली अच्छा हो गया इनकी कुंडली पर। अभी हम बुध पर विचार कर लेते हैं। बुध कहाँ, देखो ढूंढो बुध को कहाँ पर है। बुध 11th हाउस में 4 लिखा हुआ है, तो डेफिनेट रूप से ये कर्क राशि में होगा, शत्रु राशि में, शत्रु के घर में है। 10वें पहले घर का स्वामी 11वें में है।
टेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है कैरियर, कैरियर के हाउस का स्वामी, और लगन के हाउस का स्वामी है। लगन रिप्रेजेंट करता है रूप रंग सुंदरता, कहीं ना कहीं कैरियर प्रोफेशन, कहीं ना कहीं आपके संस्कार को भी यहां से डिनोट करता है। तो बुध इनकी कुंडली में जबरदस्त है, लग्नेश और दशमेश होके 11वें घर में बैठा, इससे बड़ा राजयोग कुछ हो ही नहीं सकता। जातक अनाप शनाप बहुत पैसा बुध की महादशा में कमाने वाले, इसकी गारंटी है। अभी हम विचार करते हैं बृहस्पति पर। तो बृहस्पति देखिए कहाँ है, बृहस्पति इनका दिख रहा है मुझे, देखो देखो, हाँ 12th हाउस में। जुपिटर इनका 12th हाउस में सिंह राशि में 5 लिखा हुआ है, मित्र राशि में मित्र के घर में, चौथे 7वें घर का स्वामी 12वें में है, ये गर्भ अवस्था में है। तो जुपिटर चौथे घर का स्वामी है। 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है माता का सुख, गाड़ी मकान वाहन का सुख। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है वैवाहिक जिंदगी, कहीं ना कहीं मार्केस भी होता है एक तरह का, लेकिन इस कुंडली में नहीं है। तो यहां पर बृहस्पति चौथे और 7वें घर का स्वामी है। चौथा घर रिप्रेजेंट किया रूप आपकी माता का सुख, कहीं ना कहीं गाड़ी वाहन का सुख, जमीन का सुख, और 7वां भाव रिप्रेजेंट किया शादी का सुख। तो इस केसेस में जुपिटर द्वादश भाव में बैठा है, जहां पर ये खर्च के हाउस में बैठा है, बिल्कुल भी अनुकूल हाउस में नहीं बैठा है। इस हिसाब से जातक की जिंदगी पर परेशानी आ सकती है। किस एवज में परेशानी आ सकती है? इनका कैरियर लेट से शुरू होगा, शादी लेट से होगी, वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकता है। तो जुपिटर का उपाय कर लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। अब विचार करते हैं शुक्र पर। इनका शुक्र कहाँ बैठा है वो देखो आप, शुक्र पर नजर जा रहा है तो ये देखिए यहां अस्त का आके बैठ गया 10वें भाव में। तो शुक्र मिथुन राशि में है, तीसरा 3 लिखा हुआ है तो मिथुन राशि होगा। शुक्र मित्र राशि में 9वें दूसरे घर का स्वामी है। शुक्र कन्या लग्न की कुंडली में 9th एंड 2nd हाउस लॉर्ड होता है, ये 10वें घर में जाके बैठा है। तो 9th हाउस हो गया भाग्य का स्थान, ये 9th हाउस हो गया, इसको हम भाग्य का स्थान कहते हैं। 2nd हाउस हो गया धन का हाउस। तो धन का हाउस का स्वामी होकर और भाग्य के घर का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है। अस्त का है, लेकिन मैंने आपको समझाया है शुरू में कि अस्त का ग्रह ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब फल देता है। अस्त का ग्रह कभी कभी बहुत अच्छा भी फल दे देता है, क्योंकि वो बहुत जल रहा है, सूर्य के सामने वो अस्त का है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रकाश है। और शुक्र देखा जाए तो इनका 22 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो 80% फल देने के काबिल है, थोड़ा सा फल में कमी कराएगा। तो इसके लिए हम रेमेडी करके, चूंकि ये योग कारक ग्रह का स्वामी है, योग कारक घर का स्वामी है, तो इसके लिए हम रेमेडी करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो शुक्र का उपाय करने के बाद शुक्र बहुत ही अच्छा फल देगा। और वैसे शुक्र इनके कुंडली में बहुत ही अच्छा धन का सूचक है, जातक की जिंदगी पर पैसा बहुत ज्यादा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब थोड़ा विचार करते हैं, इनकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है वो देख लीजिए आप। शनि 5वें भाव में बैठा है। 5वां भाव पढ़ाई लिखाई कारक स्थान होता है, पुत्र कारक स्थान होता है। शनि मकर राशि में, चूंकि यहां पर 10 लिखा हुआ है तो 10 मकर राशि को इंडिकेट करता है। अपने ही घर में बैठा है, 5वें घर का स्वामी होके, इसी घर का स्वामी होके इसी घर में बैठा है। तो जातक पढ़ाई लिखाई से अपने कैरियर को बनाते हैं। और 6ठे हाउस में, और 6ठे हाउस का भी स्वामी है, रोग ऋण कर्जा के घर का भी स्वामी होके 5वें भाव में बैठना, तो मिला जुला हुआ फल जातक की जिंदगी पर आएगा। शनि इनका प्रधान है, शनि में कोई खराबी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बताता है, जॉब को इंडिकेट करता है। अगर 6th हाउस का स्वामी कहीं 5वें भाव में जाके बैठ जाए तो गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी जातक को देखा गया है। तो गवर्नमेंट जॉब को भी ये इंडिकेट करता है, सरकारी नौकरी को भी ये बृहद पैमाने पर बताता है और समझाता है। तो चलिए, ये चीज आपने देख लिया, शनि की भी आपको पोजीशन दिख गई। अब राहु और केतु को देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अब देखो राहु कहाँ बैठा है, राहु धनु राशि में बैठा है। चूंकि राहु के यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो धनु राशि को इंडिकेट करता है। और राहु की दृष्टि 8वें भाव पर है, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर। राहु दृष्टि संबंध कुछ जब समझना बहुत जरूरी होता है। राहु यहाँ से कहाँ देखा, यहाँ से देखा 8वें भाव पर, यहाँ पर देखा राहु, देखना फिर समझना राहु की दृष्टि कैसी होती है वो पहले समझो। यहां पर से देखो 1 2 3 4 चौथे दृष्टि से ये अपने 8वें भाव को देखा। फिर राहु ने 10वें भाव को देखा अपने 6ठी दृष्टि से, 7वें दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5वीं दृष्टि से राहु ने मंगल को देखा। 7वीं दृष्टि से इन्होंने अपने 10वें भाव को देख लिया राहु ने। और 9वें दृष्टि से ये इसने 12वें भाव को देख लिया। राहु 3 दृष्टि से देख पाता है किसी भी कुंडली पर। तो यहां पर से राहु के बल को देखना है, राहु कैसा है। राहु 6 डिग्री पर बैठा है, तो बहुत ज्यादा बलशाली नहीं है। और केंद्र का राहु ऐसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल को इंडिकेट कर रहा है जातक की जिंदगी पर, जातक की जिंदगी पर परेशानियों को बता रहा है। और इसकी दृष्टि जो है एक मंगल पर पड़ गई, दूसरी पड़ गई इनके शुक्र और सूर्य पर, तीसरी पड़ गई इनके बृहस्पति पर। तो तीनों के फल को थोड़ा सा ये
थोड़ा सा ये परेशान जरूर करता है तीनों के फल में, तीनों के फल में थोड़ी कमी को ये जरूर इंडिकेट करता है। अब उसके बाद केतु को देखना है हमें, तो केतु इनका कहाँ तीसरे भाव में बैठा है, तो मिथुन राशि में है। केतु 10वें घर में स्थित है। केतु के साथ सूर्य भी का भी पोर्शन एक आपकी युति हो गई, केतु के साथ शुक्र की भी युति हो गई। तो अब युति संबंध से आप क्या समझते हैं, युति संबंध से जातक की जिंदगी पर क्या समझा जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो पहले देखना है केतु किस प्रकार से इनकी जिंदगी पर फल देगा। डिग्री को देखना बहुत जरूरी होता है। राहु केतु केंद्र में कभी अच्छे नहीं माने जाते हैं। राहु केतु का केंद्र में पोजीशन कभी अच्छा नहीं होता है। और केतु के साथ अगर सूर्य हो जाए, अगर और शुक्र हो जाए, तो यहां पर से आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि मेरे खुद के प्रेडिक्शंस हर एक कुंडली में बदलेंगे, याद रखना। ये हस्तरेखा नहीं है, ये कुंडली है। यहां पर बहुत चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये हस्तरेखा बिल्कुल नहीं है। अब एक घर है, ये 10th हाउस है, कैरियर का हाउस है। यहां पर केतु भी आ गया, यहां पर आपका शुक्र भी आ गया, सूर्य भी आ गया। इसकी प्रधानता से आप क्या समझ रहे हैं? अब इसको समझने के लिए सबसे पहले बल को देखना है। पहले मैंने एक कंसेप्ट बताया कि राहु केतु केंद्र में कन्या लगन की कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है, कभी अच्छा नहीं देखा गया। इवन किसी भी लगन की कुंडली के लिए केंद्र का स्थान में राहु केतु का बैठना उचित अच्छा नहीं माना जाता है। किसी किसी को बेनिफिट करता है, वो विषम परिस्थिति में डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि केतु जो है इनका, ये सूर्य और शुक्र के साथ है, और सूर्य 16 डिग्री पर है, शुक्र 22 डिग्री पर है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह बली हैं और केतु इसके सामने कमजोर है। समझिएगा, मैं बहुत सरलतम भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं। तो केतु के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव जातक की जिंदगी पर नहीं आ पाएंगे, और सूर्य कहीं ना कहीं इनका नेगेटिव में जा रहा है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सूर्य द्वादश भाव का स्वामी था, तो द्वादश भाव 6ठा 8वां 12वां घर नेगेटिव हाउस होते हैं, ये नेगेटिव हाउस होते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य नेगेटिव में जा रहा है और केतु कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो नेगेटिव अगर मैं मैथमेटिक्स की बात कर लूं तो ये पॉजिटिव का फल देगा। तो इनकी कुंडली के हिसाब से केतु अच्छा फल दे रहा है इनको जिंदगी पर, चूंकि सूर्य भी नेगेटिव और केतु भी नेगेटिव है, और नेगेटिव के हिसाब से पॉजिटिव का फल, तो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव इनकी जिंदगी पर नहीं आएंगे, ये मेरा कैलकुलेशंस कहता है। अब दूसरी तरफ हम बात कर ले, केतु के साथ शुक्र भी है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रहण दोष को बताता है। अगर केतु के साथ कोई पॉजिटिव प्लैनेट्स हो, तो ये देखो पॉजिटिव है शुक्र इनके कुंडली पर और केतु नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या मेजर डिफरेंसेस आते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का फल देता है, तो इसमें दोष बनता है। जिस दोस्त को हम किसी भी प्रकार से नाम रख सकते हैं, नाम बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक दोष बनता है। तो इस दोष के हिसाब से जातक की जिंदगी पर थोड़ा गड़बड़ फल आ सकता है, एकदम गड़बड़ फल आ सकता है। केतु अब कब गड़बड़ फल आएगा, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। पहला गड़बड़ करेगा, कैरियर में डिले करा देगा, कैरियर में समस्याओं को इंडिकेट कर देगा, कैरियर में परेशानियों को इंडिकेट कर देगा। दूसरा टेंशन देगा आपको, लग्जरियस जिंदगी में प्रॉब्लम्स करेगा, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम करेगा। अब प्रॉब्लम ज्यादा कब आएगी, इस बात को समझना है। प्रॉब्लम ज्यादा इनके जिंदगी पर आएगी जब इसका महादशा या अंतरदशा आएगा। ये समझना कब, जब शुक्र में केतु चलेगा तो बहुत तकलीफ देगा, केतु में शुक्र चलेगा तो बहुत तकलीफ देगा। केतु की महादशा में तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि एक पॉजिटिविटी भी है, लेकिन जब शुक्र में केतु चलेगा तो प्रॉब्लम देगा। शुक्र में केतु की महादशा पूरी चलेगी तो दिक्कत नहीं करेगा, केतु में शुक्र चलेगा तो प्रॉब्लम देगा। ये समझ लिया आपने, ये इनके नेगेटिव प्लैनेट्स थे। अभी थोड़ा और देखते हैं इनके कुंडली पर और क्या चीजें हैं। तो सूर्य की दृष्टि इनके चौथे भाव पर है, सूर्य सप्तम भाव देखता है, सप्तम दृष्टि से देखता है इनके चौथे भाव को। तो कहीं ना कहीं सूर्य इनका चौथे घर को देख रहा है, तो गाड़ी मकान का सुख भी इनको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा नेगेटिव होने की वजह से थोड़ा डिले जरूर होगा, लेकिन मिलेगा जरूर एट द एंड ऑफ द डे। चंद्रमा इनका बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह है। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर है। चंद्रमा यहां से सब 7 घर देख रहा है, अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा कहीं ना कहीं पंचम भाव को देख रहा है, जहां पर से ये एक चंद्रमा ठंडा प्लेनेट माना जाता है, तो एक ठंडाई प्रदान करता है। और शनि थोड़ा गर्म ग्रह होते हैं, शनि थोड़ा कूल ग्रह होते हैं, तो शनि के दुष्प्रभाव जो भी इनके नेगेटिव एनर्जी इनके पंचम भाव पर पड़नी थी, उसको कहीं ना कहीं शांत कर रहा है। तो चंद्रमा अपनी पंचम दृष्टि से शनि को देख रहा है, चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि के लिए अच्छा माना जाएगा, और चंद्रमा शनि की एक प्रकार से दृष्टि संबंध होने से जातक की जिंदगी पर पैसा ज्यादा आता है और बहुत जबरदस्त आता है। तो मैं मोटा मोटी तौर पर आपको चीजों को बहुत ही गहराई के साथ समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मंगल एक दृष्टि से इनके कहीं ना कहीं चंद्रमा को देख रहा है,
तो मंगल मैंने बताया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का फल दे रहा है। अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है और चंद्रमा को देखने से एक इंजीनियर के योग को ये बता रहा है। तो जातक इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और इंजीनियर बाय प्रोफेशन है ही। और साथ ही साथ धन आगमन को भी इंडिकेट कर रहा है। धन आगमन भी जिंदगी पर बड़ी अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मोटा मोटी तौर पर इनकी कुंडली का पूरा विश्लेषण किया है मैंने, और इनके जो भी सही उपाय है वो भी मैं इनको पर्सनली रिकमेंड कर दूंगा। और इनके प्रश्न थे कि इनकी जिंदगी कब से अच्छी होगी, इनके जिंदगी पर शादी का सुख कब होगा, इनकी कैरियर कब से स्टेबल होगी। तो पहले इस चीज को आपने समझ लिया कि इनकी कुंडली पूरी तरह से क्या कह रही है। और थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, कुंडली का विश्लेषण है, कोई सामान्य बात तो है नहीं, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं बहुत मेजर चीज़ों पर विचार करूंगा, माइनर चीज़ों पर नहीं, कॉमन चीज़ों पर विचार नहीं करूंगा, मेजरली चीज़ों पर विचार करूंगा और आपके सारे कष्ट को दूर कर दूंगा। अब जो कष्ट दूर करने की बारी आती है, अब आती है महादशा को समझना। इनके जिंदगी पर कब इनका अच्छा समय है, कब खराब समय है, यह समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे इनकी कुंडली में केतु का समय चल रहा है 2023 तक, 2016 के बाद केतु आया है। मैंने क्या कहा कि केतु के समय में जब भी शुक्र चलेगा तो प्रॉब्लम करेगा। केतु का समय फिर भी ठीक ठाक चलेगा, लेकिन ठीक ठाक चलेगा, बहुत अच्छा मैंने नहीं कहा। तो 16 के बाद इनकी समस्याएं, 2016 के बाद समस्याएं इनकी जिंदगी पर आई होगी। सफलता में विलंब करना पड़ रहा होगा, चूंकि ग्रहण दोष का समय है। और केतु में क्या चल रहा है वो देखो। केतु में जब शुक्र चला 2018 तक, बहुत तकलीफ देह समय आपने फेस किया। 2016 से लेकर 2018 तक बहुत खराब समय। केतु में सूर्य चला तो 1890 महीने तक फिर भी ठीक रहा, चंद्रमा फिर भी ठीक ही रहा होगा, 19 फिर भी ठीक रहा। फिर जब केतु में राहु आया होगा 2020 तक, ये भी थोड़ा गड़बड़ समय आपके लिए रहा होगा 2020 में। अभी आपका केतु में गुरु चल रहा है, ये केतु से गुरु कहां पर है वो देख लो आप। केतु में गुरु फिर भी ठीक ठाक चलेगा, बहुत खराब नहीं चलेगा, ठीक ठाक चलेगा। फिर केतु में शनि आएगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको 2022 तक। केतु में बुध फिर आपका बहुत बढ़िया चलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो केतु की महादशा आपकी ऐसी ही चल रही है। 2022 के बाद आपका समय बढ़िया आ रहा है, नो डाउट। 2022 10वें महीने के बाद 2023 तक, और जो आपका गोल्डन पीरियड आ रहा है ना वो देख लो। ये महादशा केतु के बाद जब शुक्र का महादशा आएगा, शुक्र इनकी कुंडली में बहुत जबरदस्त है। लाइफ में फिर कहीं कोई टेंशन नहीं है 2043 तक। बीच बीच में कुछ अंतरदशाएं थोड़ी थोड़ी परेशानी देंगी, लेकिन ओवरऑल आपकी जिंदगी बहुत जबरदस्त रहेगी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। गजब की जिंदगी बिताने वाले हैं आप, और जिंदगी पर कोई विशेष परेशानी नहीं, सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं की पूर्ति होंगी। और ये इनका कहना था कि ये गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके भी योग शुक्र बनाएगा। शुक्र में शादी भी आपकी होगी, लड़की भी आपको अच्छी मिलेगी, भाग्य उदय भी आपकी जिंदगी पर होगी, और आप जिंदगी पर बहुत सुख सुविधा को झेलने वाले हैं, देखने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा जिंदगी पर आने वाला है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो जो आपका खराब समय 1-2 साल का है, उसके बाद तो फिर जिंदगी झिंगा लाला है। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। ये वीडियो बड़ी बनेगी नो डाउट, चूंकि कुंडली का विश्लेषण है और मैं आपको बहुत गहराई के साथ हर एक लगन के लिए बहुत कुछ समझाने का कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की वीडियो आप पाना चाहते हैं और कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार की बातें तो मैं पर्सनली भी करता हूं जो पर्सनल बातें होती हैं, लेकिन अपने वीडियो पाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, पूरी डिटेल्स में जाने के लिए, कोई आपको ठग ना पाए, कोई आपको परेशान ना कर पाए, तो आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप व्हाट्सअप नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और हाथ का विश्लेषण दोनों हमारे द्वारा किया जाता है और एक्यूरेसी के साथ जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।